अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। तो हम आज इंटरव्यू के हवाले से प्रिपरेशन के नेक्स्ट सेशन के लिए आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आज सब स्टेशन के हवाले से एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन वर्सेस गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन और एसएलडी के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले सब स्टेशन एक जो है वो पावर सिस्टम का की कंपोनेंट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स यूज टू चेंज सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज़ कॉल्ड सब स्टेशन। तो सब स्टेशन में जो है वो ऐसी असेंबली लगाई जाती है जिसमें उस जो हम वोल्टेज चेंज करते हैं, एसी टू डीसी, जिसमें कन्वर्टर स्टेशन आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, पावर फैक्टर चेंज करते हैं। तो ये सारे आपके सब स्टेशन होते हैं। उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेस ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट है, और दूसरी है कंस्ट्रक्शन फीचर के हिसाब से। ये दो तरह से जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सर्विस है, इसमें ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है, जिसमें जो है वो हम वोल्टेज लेवल को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उनको हम ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कहते हैं, जो कि हमारे आम तौर पे लगे होते हैं, सिस्टम में हैं सब स्टेशन जितने भी, इनको ट्रांसफार्मर सब स्टेशन बोलते हैं। उसके बाद स्विचिंग सब स्टेशन है, जो सिर्फ किसी भी लाइन को स्विच करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और उसमें कोई स्टेप अप या स्टेप डाउन का बेसिकली परफॉर्मा नहीं होता, तो उसको स्विचिंग सब स्टेशन बोलते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन के किसी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन को बहुत ज़्यादा लंबी है, उसमें उसका पावर फैक्टर हमने इम्प्रूव करना है, तो वो छोटा सा सब स्टेशन बना देते हैं, तो वो पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन है, जैसे हमारे इन्वर्टर स्टेशन है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी जैसे डीसी होती है, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन बोल सकते हैं। उसके बाद कन्वर्टिंग सब स्टेशन है। कन्वर्टिंग के बाद इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, जो कि किसी भी ख़ास इंडस्ट्री को सप्लाई जो है वो देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्चुअल फीचर है, इंडोर सब स्टेशन है, आउटडोर सब स्टेशन है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन है, और पोल माउंटेड सब स्टेशन है। तो ये जो है वो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद ये कंपैरिजन है आउटडोर और इंडोर सब स्टेशन का। बेसिकली आउटडोर सब स्टेशन होते हैं वो एआईएस होते हैं, एयर इंसुलेटेड होते हैं, और आपके जो इंडोर सब स्टेशन होते हैं वो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होते हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी बिल्डिंग में बनाए जाते हैं। सबसे पहले स्पेस रिक्वायर्ड है, जो क्योंकि आउटडोर सब स्टेशन है, इसमें हमें जो इंसुलेशन होती है वो एयर से हम प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद इंडोर सब स्टेशन है, इसमें जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो लेस होती है। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन है, आउटडोर सब स्टेशन में लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है, इंडोर में ज़्यादा होता है। उसके बाद फ्यूचर एक्सटेंशन है, इसकी जो आउटडोर सब स्टेशन की फ्यूचर एक्सटेंशन इजी होती है, इंडोर की डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें हमें बिल्डिंग को एक्सटेंड करना पड़ता है। उसके बाद जो फॉल्ट लोकेशन है वो ईजियर होती है, आउटडोर में पता चल जाता है कि कहाँ पे कोई फ्लैशिंग हुई है या कोई फॉल्ट आया है, लेकिन इंडोर में जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है कि फ़ॉल्ट किस जगह पे आया है, क्योंकि वो सारा सिस्टम क्लोज होता है। कैपिटल कॉस्ट जो होती है आउटडोर सब स्टेशन की, ये लो होती है, इंडोर की हाई होती है। ऑपरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है आउटडोर सब स्टेशन का, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फ्लैशिंग्स जो है वो आम तौर पे होती रहती हैं, और जो है वो इंडोर की जो ऑपरेशन है वो ईजियर है, क्योंकि सारा सिस्टम क्लोज होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन ये लेस होती है, एंड ग्रेटर क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइडेड, क्योंकि हमें जो है वो दूर दूर होते हैं इक्विपमेंट, और हम जो है स्पेस बिटवीन द फेजेस हम ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, और जो है वो इंडोर सब स्टेशन में जो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके जो फेजेस होते हैं वो उनका जो डिस्टेंस होता है आपस में वो कम होता है। उसके बाद है उसके बाद हमारा है हम कम जो सब सिंबल्स हैं डिफरेंट, जो कि हम एसएलडी जब हम बनाते हैं किसी भी ग्रिड स्टेशन की, तो उसमें डिफरेंट सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट को हम सिंबल से जब रिप्रेजेंट करते हैं, बस बार का सिंबल है, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर का सिंबल है, डबल ब्रेक आइसोलेटर का सिंबल है, ऑन लोड आइसोलेटिंग स्विच का सिंबल है, आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ से सिंबल है, सीटी का, पीटी का, सीवीटी का। उसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर का, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर का, और लाइटनिंग अरेस्टर विद वाल्व गैप का। उसके बाद आर्किंग हॉर्न,
उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर, ओवर करंट रिले और अर्थ फॉल्ट रिले। तो ये सिंबल आपने ज़रा देख के जाने हैं। उसके बाद है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन और एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। इनका जो है वो कंपैरिजन है बेसिकली। ये अक्सर पूछते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले स्पेस का होता है कि जो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में जो रिक्वायर्ड स्पेस होती है वो लो होती है, कम होती है। और जो है वो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन में जो मोर स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होते हैं ये इनक्लोज इन बिल्डिंग होते हैं, और AIS जो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन होते हैं ये ओपन टू एयर होते हैं। उसके बाद गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन ये लेस सेंसिटिव टू पोल्यूशन होते हैं, और एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन मोर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। क्योंकि जितने भी हमारे हम GIS बनाते हैं ये जहाँ पे हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होती है हम वहाँ पे बनाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि आम तौर पे जो पोल्यूशन है ये कैसे इफ़ेक्ट करती है कि एयर इंसुलेटर सब स्टेशन में, क्योंकि इंसुलेटर लगे होते हैं, जो जिसको हम पोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं, जिस पे आपके CT PT या डिफरेंट जो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो सारे वहाँ पे लगे होते हैं उसके ऊपर, पोस्ट इंसुलेटर के ऊपर। जब वहाँ पे जो है वो पोल्यूशन होती है वो गर्द वगैरह वो इंसुलेटर के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो वहाँ पे फ्लैश ओवर होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जो है वो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हम वहाँ पे एयर इंसुलेटर सब स्टेशन नहीं लगाते, वहाँ पे गैस इंसुलेटर को प्रेफर करते हैं। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है GIS की, AIS की इनिशियल कॉस्ट लो होती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो GIS की लो होती है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो AIS की है वो हाई होती है। उसके बाद इंस्टॉलेशन टाइम है, जो इंस्टॉलेशन टाइम है आपका GIS का, क्योंकि वो सारा सिस्टम क्लोज होता है तो वो लेस है, और इंस्टॉलेशन टाइम जो है वो AIS का जो है वो ज़्यादा होता है। और उसके बाद नो आर्क एंड फ्लैशेस होती हैं GIS में, क्योंकि हम वहाँ पे SF6 गैस इंस्टॉल करते हैं, और आर्क एंड फ्लैशेस जो है वो AIS में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे हम एयर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है वो SF6 बेसिकली एक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि जो हम गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उसमें गैस कौन सी यूज़ करते हैं, तो हम SF6 गैस जो है वो यूज़ करते हैं। और सेकेंडली ये होता है कि हमारा जो है वो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में जो गैस का प्रेशर है वो कितना होता है, तो वो हमारा जो है वो 10 बार गैस का प्रेशर हम रखते हैं GIS में। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं GIS के कंपोनेंट्स को। जहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा वहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो 6 बार होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है SF6 गैस की वो 3 to 6 बार सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम जो है वो जहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा वहाँ पे बेसिकली हम 6 बार रखेंगे, जहाँ पे CT PT अर्थ स्विच या कोई बस बार होगी वहाँ पे हम 10 बार रखते हैं। उसकी जो है वो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, बेसिकली हम जो है वो प्रेशर प्लेट्स लगा देते हैं दोनों साइड पे कि वो प्रेशर प्लेट्स लगाने का मकसद ये क्या होता है कि आपकी जो SF6 गैस है ये 14 बार पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसका प्रेशर जो है वो हाई भी नहीं जाने दे सकते। तो इसलिए हम जो है वो 14 बार की जो है वो प्रेशर प्लेट लगा देते हैं कि जैसे ही प्रेशर इसका SF6 गैस का इंक्रीज़ हो तो वो प्लेट ब्रेक हो जाए और वो जो गैस है वो दूसरे पार्ट के साथ मिक्स हो जाएगी। उससे क्या होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसी तरह ये जो है वो आपके गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है इनकी इसके हवाले से ये चीज़ें हैं। उसके बाद SLD है, सिंगल लाइन डायग्राम है ग्रिड स्टेशन की। तो इसको देखते हैं कि इसमें हम हमारे जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली SLD बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारे ग्रिड सेशन पे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उन सब को जो है वो शो करने का ये तरीक़ाकार होता है कि हमें पता होता है कि SLD में कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट इंस्टॉल है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि जो SLD होती है जितने भी हमारे इंडिकेशन पैनल होता है वहाँ पे भी हमें हेल्प करती है कि बेसिकली जहाँ जहाँ पे हमारे CT PT लगे होते हैं तो वहाँ पे हम इंडिकेशन जो है वो लगा देते हैं, जिससे जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा इक्विपमेंट में सप्लाई आ रही है, यहाँ पे हमारे वोल्टेज कितने हैं। तो ये SLD की मदद से हम करते हैं। तो SLD बेसिकली जो है वो एक ग्रिड सेशन में जो जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे इंक्लूड करने होते हैं। जैसे सबसे पहले एक ट्रांसमिशन लाइन है
जब हमारे ग्रिड स्टेशन भी 220/132 के वी ग्रिड स्टेशन की जो है SLD है। तो इसमें जब 220 के वी ट्रांसमिशन लाइन आती है, सबसे पहले हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो वेव ट्रैप होता है। वेव ट्रैप का मकसद क्या होता है, मैं जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा हर इक्विपमेंट का कि वेव ट्रैप क्या क्या काम करता है। बेसिकली जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है या कोई कम्युनिकेशन सिग्नल हमारी लाइन में आ रहा है तो उसको ये वहाँ पे रोक देता है, उसको ये ग्राउंड कर देता है। उसकी रीज़न ये कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे CVT में या CT में जाएगा तो ये वहाँ पे बेसिकली उसकी जो इंडक्टेंस है उसको चेंज करेगा और हमारे CT में जब जो कोर है वो सैचुरेट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको हम जो है पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो है वो CVT होता है जो कि लाइन के वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इस लाइन पे जो है वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो लाइन CT होता है कि जो लाइन का करंट मेजर करने के लिए कि इस लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद हर लाइन पे हम अर्थ स्विच और लाइन आइसोलेटर लगाते हैं। ये बेसिकली मैंने लाइन आइसोलेटर थोड़ा सा आगे ड्रॉ किया है, यहाँ पे स्पेस कम थी, लेकिन ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज होते हैं कि जैसे ही अर्थ स्विच क्लोज होगा लाइन आइसोलेटर ओपन हो जाएगा, जैसे ही लाइन आइसोलेटर क्लोज होगा अर्थ स्विच ओपन हो जाएगा। तो ये अर्थ स्विच का मकसद क्या होता है कि जब भी लाइन पे हमने काम करना होता है तो ये लाइन को हम अर्थ करते हैं। उसकी दो रीज़न है, एक तो कोई इंडक्शन से जब कोई चार्ज लाइन में आ जाएगा तो वो भी ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर गलती से किसी ने ब्रेकर ऑन भी कर दिया तो वो अर्थ होने की वजह से जो वो ब्रेकर उसी वक्त ट्रिप हो जाएगा, जो कोई काम कर रहा है तो उसको जो है वो इसका मसला नहीं होगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे स्कीम बनाई है, ये 1.5 ब्रेकर स्कीम बनाई है। 1.5 ब्रेकर स्कीम में क्या होता है कि हम 3 ब्रेकर यूज़ करते हैं 2 बस बार पे, ठीक है। और ये जो NTDC के जितने भी ग्रिड स्टेशन है या हमारे जो 132 kV के जितने भी ग्रिड स्टेशन है इसमें जो है हम 1.5 ब्रेकर स्कीम यूज़ करते हैं, जिसमें एक 2 कंट्रोलिंग ब्रेकर होते हैं। सर्किट ब्रेकर जो बस बार 1 की तरफ होता है उसको हम सर्किट ब्रेकर 1 बोलते हैं, जो बस बार 2 की तरफ होता है उसको सर्किट ब्रेकर 2 बोलते हैं, और जो दरमियान सेंटर होता है उसको हम सर्किट ब्रेकर 3 बोलते हैं। हमेशा 3 नंबर सेंटर वाले ब्रेकर को हम देते हैं, या आपने याद रखना है। उसके बाद जो हमारा सर्किट ब्रेकर 1 है ये भी कंट्रोलिंग है, सर्किट ब्रेकर 2 भी कंट्रोलिंग है, और जो थर्ड सर्किट ब्रेकर होता है हम इसको मिडिल ब्रेकर बोलते हैं। अब ये लाइन है ये बिल्कुल दरमियान में ड्रॉप हो रही है, अब यहाँ पे ये ड्रॉप हो रही है। अब इसका क्या क्या होता है कि अब इसका इस ब्रेकर से भी कंट्रोल होता है, इस सेंटर मिडिल ब्रेकर से भी इसका कंट्रोल होता है। अगर इन केस हमारा ये वाला ब्रेकर फॉल्ट पे चला जाए तो ये लाइन जो है इन 2 ब्रेकर के थ्रू ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारा ये वाला ब्रेकर ऑपरेट हो जाए तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये वाला इन 2 ब्रेकर पे जो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर हमारा कोई भी एक ब्रेकर डैमेज हो जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आपको पता है कि जो ब्रेकर होता है उसके दोनों तरफ हम आइसोलेटर लगाते हैं। उसकी रीज़न क्या होता है कि ब्रेकर को हमने मेंटेनेंस करनी है तो हम आइसोलेटर को ओपन करके ब्रेकर की जो है मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। तो ये जो आइसोलेटर हो गया। उसके बाद ये वाला ब्रेकर 1 का जो है वो CT हो गया। उसके बाद इस ब्रेकर का जो है वो दोनों आइसोलेटर हो गया, ये इस ब्रेकर का CT हो गया, और ये दोनों जो सर्किट ब्रेकर नंबर 2 के 2 आइसोलेटर हो गया, और इसका CT मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो भी आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे बेसिकली हम एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का एक आइसोलेटर होता है। जब भी हमने ट्रांसफार्मर पे काम करना होता है तो हम ये वाला जो आइसोलेटर ये ओपन कर देते हैं, और उसके बाद अगर हमारा कोई ब्रेकर गलती से लग भी जाए तो हमारे ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जाइजेशन नहीं होगी। उसकी रीज़न ये कि ये वाला जो आइसोलेटर है ये ओपन होता है। ये ट्रांसफार्मर में LV साइड और HV साइड दोनों साइड पे जो है एक आइसोलेटर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर पे भी हम CVT लगाते हैं कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है या सेकेंडरी है उस पर कितने वोल्टेज हैं। उसके बाद जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये हम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड ये दोनों पे वहाँ पे हम लगाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, ये हम लाइन पे भी लगा सकते हैं कि अगर हमारी जो लाइटनिंग है अगर वो बस बार पे गिरेगी तो फिर वो ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगी। हमने जो लाइटनिंग है जिस चीज़ को वो डैमेज करती है वो सिर्फ ट्रांसफार्मर है। तो हमने ट्रांसफार्मर के एंटरिंग से जो जहाँ से हमारी एंटर हो रही है या जहाँ से हमारी एग्जिट हो रही है हम वहाँ पे जो हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। तो ये जो है वो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है 220 kV साइड वहाँ पे हमारा लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। ये हमारा सेकेंडरी साइड जो 132 kV साइड है ये वहाँ पे हमने आइसोलेटर लगाया है। और ये हमारा जो है वो क्योंकि हमारी जो 132 kV जो साइड होती है वहाँ पे हम सिंगल ब्रेकर डबल आइसोलेटर वाली स्कीम यूज़ करते हैं
कि जो आइसोलेटर के थ्रू हम दोनों बस बार को कनेक्ट करते हैं, और हमारा जो कंट्रोल के लिए हमारा एक सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये हमारा एलवी सर्किट ब्रेकर हो गया ट्रांसफार्मर का, और ये लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, और ये उसका ब्रेकर का सीटी, और ये हमारा जो है वो 132 केवी की जो बस बार के साथ कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद अगर हमने 132 केवी का एक फीडर निकालना है, तो उसी तरह दो आइसोलेटर, ये हमारा सर्किट ब्रेकर का आइसोलेटर, और उसके बाद ये हमारा सीटी आ गया, और एक साथ जितनी भी जो भी आपने लाइन इन करनी है या आउट करनी है, तो उसके साथ आप अर्थ स्विच लाजमी लगाओगे। तो ये जो हमारा अर्थ स्विच हो गया लाइन का, ये 132 केवी का जो हमारा सर्किट है ये आउट हो गया। अगर तो वो आपको बोलेगा 220 केवी ओब्लीग 132 केवी ग्रिड सेशन की आपने एसएलडी बनानी है, तो आप इतनी बनाओगे। लेकिन अगर वो सिंपली ये बोलेगा कि आप 220 केवी जो है वो ग्रिड सेशन की एसएलडी बनाए, तो फिर भी आप 132 के भी ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप नहीं भी ड्रॉ कर सकते। अगर आप जस्ट लाइनें ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है वो आप 132 के भी सिस्टम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जो है उसकी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो ट्रांसफार्मर में आपको फिर 132 केवी की जो है वो बस बार भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। और अब यहाँ पे एक गलती है कि यहाँ पे बस पीटी भी आएंगे। यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं कि ये बस बार जो वो 2 का सीवीटी है, सीवीटी नंबर 2, और ये बस बार नंबर 1 का सीवीटी है, ये बेसिकली बस बार के वोल्टेज मेजर करने के लिए। उसके बाद आप इसी तरह यहाँ पे 132 केवी तक हम पीटी यूज़ करते हैं, 132 केवी 220 केवी पे हम सीवीटी यूज़ करते हैं, और 500 केवी पे हम सीसीवीटी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आप जब 132 केवी की बस ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे भी आप पीटी भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बस बार 1 का पीटी, बस बार 2 का पीटी। तो ये सारा बेसिकली एसएलडी के हवाले से है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि हम ग्रिड सेशन की जो रेजिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपके जो ग्रिड सेशन में जो है वो वर्टिकल भी ग्राउंडिंग होती है और हॉरिजॉन्टल ग्राउंडिंग भी होती है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंडिंग क्या होती है कि हम जो अब जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके नीचे एक मैश बचाते हैं। मैश किस लिए होता है कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट ग्रिड स्टेशन में लगे होते हैं या कोई बॉडी लगी होती है, वो सारी ग्राउंड होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम उसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो उसमें इंडक्शन के थ्रू चार्ज आ जाएगा, जो कि किसी भी इंसान को शॉक प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए उसमें हम जो है वो मैश हॉरिजॉन्टल ग्राउंडिंग करते हैं, जिसमें हम मैश लगाते हैं, और मैश को जो हम वर्टिकल ग्राउंडिंग के थ्रू 4 या 5 जगह से हम उसको अर्थ कर देते हैं। तो ग्रिड स्टेशन की जो है वो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग कितनी होती है, ये हम 1 ओम रखते हैं, 1 ओम से कम होनी चाहिए इसकी। और जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके जो हम 2 टावर क्रॉस में हम उसको अर्थ करते हैं। उसकी रीज़न ये कि अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी में कोई इंडक्शन के थ्रू चार्ज आ जाए तो उसको भी हमने ग्राउंड करना होता है। तो उसको हम जो है वो 2 लेग से ग्राउंड करते हैं, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम 10 ओम से कम होनी चाहिए। तो ग्रिड स्टेशन में 1 ओम है, और जो हमारा है उसका टावर है उसकी जो है वो लेस देन 10 ओम होनी चाहिए। और जो अगर कोई जनरेटिंग स्टेशन है तो वहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होती है वो 0.5 ओम से कम होनी चाहिए। तो ये थी हमारा सब स्टेशन के हवाले से, एसएलडी के हवाले से, एआईएस और जीएस के हवाले से। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो एसएलडी जो है वो इन्होंने हर स्टूडेंट से लास्ट टाइम भी बनाने के लिए बोला था कि आप ग्रिड की 220 के वी, उन्होंने तो बोला था ग्रिड की एसएलडी बनाएं। तो आप बेहतर है कि आप 220 के वी ग्रिड की एसएलडी बना दीजिएगा। उसमें जितने ये इक्विपमेंट मेंशन है ये आपने जो वहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा 1.5 ब्रेकर स्कीम की जो अब आपने एसएलडी बनानी है, वो क्योंकि जितनी भी एनटीडीसी में ग्रिड सेशन है उसमें जो स्कीम यूज़ हो रही है वो सारी 1.5 ब्रेकर स्कीम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।